बचपन से मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर मैं एक हाई स्पीड ट्रेन के अंदर कूदता हूँ तो क्या मैं ट्रेन की स्पीड के हिसाब से पीछे चला जाऊँगा या फिर पीछे जाके टकरा जाऊँगा। मुझे लगता है हमारे बचपन की क्यूरियोसिटी बड़ी उम्र तक रहती है। सिर्फ हम उम्र के हिसाब से क्लोज्ड हो जाते हैं क्योंकि दुनिया का जजमेंट का डर होता है। चलिए ये छोड़ के उस सवाल का जवाब देते हैं। अगर आप फास्ट मूविंग ट्रेन में जंप करते हो तो आप रफली उसी स्थान पर लैंड करोगे क्योंकि आप भी मूविंग ट्रेन के साथ मूव कर रहे हो। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप एक मूविंग ट्रेन के अंदर हो तो आप भी उसी मोशन पे हो और आपकी बॉडी भी ट्रेन के साथ उसी स्पीड पे चल रही है। यानी आप जब कूदोगे तो उसी स्थान पर वापस आ जाओगे। पर आज का वीडियो इस बात पे बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मेरा चैनल रियलिटी रिवाइंड पर आपका स्वागत है एक नए एपिसोड के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने साइंस, खास तौर पे फिजिक्स में अनगिनत योगदान दिए जिनमें यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। उनके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, खासकर प्रसिद्ध इक्वेशन E=mc² ने यूनिवर्स, टाइम और एनर्जी के बारे में हमारी सोच को बदल दिया। उनके क्वांटम थ्योरी और कॉस्मोलॉजी में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। चलिए आज हम उनके ढेरों इन्वेंशंस में से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ इंटरेस्टिंग पहलू देखते हैं और ये मॉडर्न साइंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये समझते हैं। उसके अलावा कैसे उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब के इस्तेमाल को अनजाने में प्रोत्साहन दिया, ये भी समझते हैं। तो जुड़े रहिए। आइंस्टाइन की थ्योरीज आज भी अविश्वसनीय रूप से रेलेवेंट है और उनका प्रभाव मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्स की हमारी समझ को आकार देना जारी रखती है। उनके दो सबसे प्रमुख थ्योरीज, स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी, आज भी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज वे कैसे रेलेवेंट है यही बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस का। जीपीएस के कामकाज के लिए स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी आवश्यक या एसेंशियल है। जीपीएस सैटेलाइट्स हाई स्पीड में पृथ्वी की ऑर्बिट करते हैं और परिणाम स्वरूप वे जमीन पर लोगों की तुलना में टाइम का अनुभव अलग तरीके से करती है। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार सैटेलाइट की वेलोसिटी के कारण उनके लिए समय अधिक धीरे धीरे बीतते हैं। इसके अतिरिक्त जनरल रिलेटिविटी के कारण सैटेलाइट पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर होते हैं, इसलिए उनकी घड़ियां पृथ्वी की सतह पर घड़ियों की तुलना में तेज चलती है। यदि इन रिलेटिविटी थ्योरीज को ध्यान में नहीं रखते तो जीपीएस सिस्टम प्रतिदिन कई किलोमीटर तक गलत हो जाता, जिससे नेविगेशन सिस्टम इनएक्यूरेट और इररिलेवेंट हो जाता। इसलिए आइंस्टाइन के सिद्धांत सटीक समय निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीपीएस को काम करने में सक्षम बनाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की थ्योरीज द्वारा स्पेस और पृथ्वी के बीच पैसेज ऑफ टाइम को दो मुख्य प्रभाव के माध्यम से समझाया जा सकता है। पहला, हाई स्पीड के कारण समय का फैलाव या डायलेशन। दूसरा, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के 90% यानी 90% की गति से यात्रा करे तो स्पेसक्राफ्ट पर बिताए गए प्रत्येक 10 वर्षों में पृथ्वी के लगभग 23 वर्ष बीत जाएंगे। अर्थात अगर कोई उसी स्पीड से 10 साल बिताता है और उसके बाद वो धरती पे वापस लौट के आता है तो उसको पता चलेगा कि 23 वर्ष बीत चुके हैं। है ना मजेदार पहलू? दोनों मामलों में किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड में या किसी अन्य स्थिति में मौजूद मोशन की तुलना में अधिक मजबूत ग्रेविटेशनल क्षेत्र में समय धीमी गति से चलता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में
उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। नासा के ग्रेविटी प्रोब बी जैसे मिशन में स्पेस टाइम के कर्वेचर के बारे में आइंस्टाइन के प्रेडिक्शंस को कंफर्म किया है। विशाल वस्तुओं अथवा मैसिव ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर बेंडिंग ऑफ लाइट्स एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा डिस्टेंट गैलेक्सी और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ध्यान देने लायक बात यह भी है कि आइंस्टाइन को हमेशा एक प्रतिभाशाली या टैलेंटेड स्टूडेंट के रूप में नहीं देखा जाता था। वास्तव में अपने इनिशियल स्कूलिंग डेज में उन्हें स्लो लर्नर ही समझा जाता था और उनके शिक्षक भी उनको बहुत हाईली रेट नहीं करते थे। कई एक्सपर्ट्स के अनुसार उनको ऑटिज्म, स्पेशली एस्पर्गर सिंड्रोम भी था। थ्योरी को सपोर्ट ये बात भी करती है कि लगभग 3 वर्ष की उम्र तक आइंस्टाइन ने एक शब्द भी नहीं बोला था। हालांकि वक्त के साथ उनकी रुचि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बढ़ती गई। इस संदर्भ में उनकी रुचि और बढ़ती गई जब उन्होंने यूक्लिड जैसे महान मैथमेटिशियन और आइजैक न्यूटन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज को और गहराई से स्टडी किया। आइंस्टाइन के जीवन का एक दिलचस्प अध्याय एटॉमिक बॉम्ब के डेवलपमेंट में उनकी भागीदारी से जुड़ा है। 1939 में आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को एक चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें इस संभावना की चेतावनी दी गई कि नाजी जर्मनी एटॉमिक हथियार डेवलप कर सकता है और अमेरिका से न्यूक्लियर ऊर्जा में अपना स्वयं का रिसर्च शुरू करने का प्रस्ताव किया। इस पत्र के कारण मैनहट्टन प्रोजेक्ट की स्थापना हुई, जिसने आखिरकार पहला एटॉमिक बम का डेवलपमेंट किया। हालांकि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए जाने के बाद आइंस्टाइन शांति और निरस्त्रीकरण यानी पीस एंड डिसआर्ममेंट में प्रबल समर्थक बन गए। उन्होंने बम के निर्माण में अपनी अप्रत्यक्ष भागीदारी या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर गहरा खेद व्यक्त करते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि जर्मन परमाणु बम बनाने में सफल नहीं होंगे तो मैं कभी भी अपना नजरिया नहीं दिखाता। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रतिभा के बेहद धनी फिजिसिस्ट थे। उन्होंने अपनी अभूतपूर्व कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज के साथ यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी बदलाव किए। आइंस्टाइन की जिज्ञासा अथवा क्यूरियोसिटी और इनोवेटिव थिंकिंग पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी तथा हमें इमेजिनेशन की शक्ति और ज्ञान की खोज या परस्यूट की याद दिलाती रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए लाते जाएंगे ऐसी ही दिलचस्प कहानियां। धन्यवाद।